नमस्कार दोस्तों। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? चैट बॉक्स में बताएंगे बच्चे। ऑल गुड, ऑल वेल, सब कुछ ठीक है? अच्छा, चलो ठीक है। तो बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आज की जो हमारी सेशंस होने वाले हैं उनका एजेंडा समझ लेते हैं। देखो बच्चे, आज की जो क्लास है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर वाला कॉन्सेप्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी लास्ट क्लास से, उसको हम खत्म करने वाले हैं। फाइनली हम स्टेट के लेजिस्लेचर वाले कंपोनेंट को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे के टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो हम क्या क्या करेंगे बच्चे आज कवर? हम डिसाइड करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के साथ, मतलब आर्टिकल 196 के साथ। आर्टिकल 196, 7, 8, 9, 200, 201 के पढ़ने के बाद, मतलब ये पूरा जो कंपोनेंट है ना बच्चे, ये जो कॉम्बिनेशन है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ रखा है, यूनियन के लेवल के रिलेशन में पढ़ रखा है, पर स्टेट के लेवल में कुछ बदलाव हैं जो महत्वपूर्ण है, तो उन पे खासा ध्यान देंगे। तो पहला कंपोनेंट हमारी क्लास का यही होगा कि 196 से लेके 201 तक पहुंचना है। बहुत आसान है, आसानी से कवर कर लेंगे। फिर आता है सेकंड, स्टेट लेवल पे जो प्रोसीजर है फाइनेंशियल मैटर्स का, याद करो। मनी विल वगैरह मैंने आपको पढ़ाया था यूनियन लेवल के कॉन्टेक्स्ट में, सेक्शन आर्टिकल 108, 9, 10, वो सारी चीजें वो स्टेट लेवल में पढ़ेंगे हम लोग। और उसकी शुरुआत होगी 202 से। फिर से वही बात, जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिक बेसिक चीजें तो सिमिलर है, पर हाँ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, उनको मैं आपको समझा दूंगा। तो आर्टिकल 202 से लेके 207 तक ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है क्लासेस का, जिसमें हम फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में प्रोसीजर समझेंगे। बहुत सिंपल है। देखो, अब तो हमारे लिए सारी चीजें मक्खन हो चुकी हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको चाहिए थी वो हम लगभग यूनियन के लेवल पे ले चुके हैं। तो अभी हम रशअप कर सकते हैं, बस मेरे साथ बने रहना। और जो आखिरी कंपोनेंट होगा, जो मोस्ट लाइकली हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा, वो सबसे छोटा है, छोटा सा, प्यारा सा, आसान सा है, और वो है आर्टिकल 208 से लेके 212 तक। ये वो प्रोविजन है जो बच्चे कुछ हैं, मतलब जो कहीं पे फिट नहीं हो पाए, तो उनको लास्ट में एक जनरल प्रोसीजर जनरली के हेडिंग के अंदर डाल दिया गया है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, 196 से लेके 212 तक। ये हमारा एजेंडा है आज की क्लास का। फिर अगली क्लास में हम लोग गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को समझेंगे, हाई कोर्ट की पावर्स को समझेंगे। ठीक है। अब देखो, जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर की बात है, कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, आपका रिवीजन करा देता हूं हल्का सा। देखो बच्चे, जो सिस्टम हम नेशनल लेवल पे चला रहे हैं, यूनियन लेवल पे चला रहे हैं, उसी सिस्टम को हमने स्टेट लेवल पे भी अडॉप्ट किया है। वही बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है कि दो सदन होंगे, एक असेंबली होगी और एक अपर हाउस होगा, उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होगा, कैसे काम होगा, वो मोटे तौर पर लगभग एक ही है। फर्क किस बात से आता है? फर्क इस बात से आता है कि स्टेट के लेवल पे, मतलब अपर हाउस का होना, मतलब काउंसिल का होना जरूरी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि कुछ ही गिनी चुनी स्टेट्स हैं जिनके पास काउंसिल है, बाकी सब जगह पे असेंबली है। तो असेंबली सोल एंड होल स्टेट लेजिस्लेचर के तौर पर काम करती है। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम हर एक कॉन्टेक्स्ट में समझे। ऐसी सिचुएशन में भी इंटरप्रेट करें आर्टिकल को जहां पे केवल असेंबली एग्जिस्ट करती है, और ऐसी सिचुएशन में भी इंटरप्रेट करें कानून को जहां पे काउंसिल और असेंबली दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो ये दोनों रियलिटीज को हमको साथ में लेके चलना पड़ता है अपने आंसर्स में भी। आंसर्स में भी केवल एक पॉइंट पे फोकस करके आप नहीं लिख सकते हो चीजों को, तो दोनों जगह आपको बराबर अटेंशन देना रहता है। दूसरी बात क्या है, जो प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा का रिलेशनशिप है यूनियन लेवल पर, लगभग लगभग, मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट है, वही रिलेशनशिप एक गवर्नर का है काउंसिल और आपकी असेंबली के साथ। आज ये रिलेशनशिप बड़ा काम आने वाला है, तो इस पे भी खासा फोकस करेंगे। इसी तरीके से आप देखोगे आज की क्लास में जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं या बाकी के जो रोजमर्रा के प्रोसीजर्स हैं, दे आर ऑल्सो मोर और लेस सेम। कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। ठीक है। तो आप अपने दिमाग में ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो कि जहां तक लोकसभा और असेंबली की सिमिलैरिटी है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन दोनों के बीच में तो काफी सिमिलैरिटी है, मतलब काफी सिमिलर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। दूसरे नंबर पर जो हमारी यूनियन लेवल पे राज्यसभा है और स्टेट लेवल पे जो काउंसिल है, वो भी सिमिलर हैं। काफी मामलों में वो सिमिलर हैं, पर काफी मामलों में वो अलग भी हैं। जितनी सिमिलैरिटी लोकसभा और असेंबली में है, उतनी सिमिलैरिटी काउंसिल और राज्यसभा में नहीं है।
ऐसे ही जो प्रेसिडेंट का पद है, जो गवर्नर का पोस्ट है, अगेन बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, पर फिर से आइडेंटिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो। उनका जो रिश्ता रिश्ता है दोनों सदनों से, वो बहुत अलग है। मैं तो कहूंगा बच्चे अच्छा खासा अलग है अगर हम गवर्नर की बात करें। यही जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं बच्चे, यही परेशानी खड़ी करते हैं हमारे लिए एग्जाम के अंदर। क्योंकि क्या होता है ना, दिमाग में इतनी सारी चीजों को रिटेन कर पाना कि यार यूनियन लेवल पे तो ये था, स्टेट लेवल पे क्या था, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग ना एग्जाम में। एक तो पहले से ही हाइपर हो रखे होते हैं, तो हम कुछ ना बच्चे गलत लिखाते हैं। स्टेट में यूनियन, ये बहुत सबसे ज्यादा बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्कस करते करते प्रिंसिपल्स लिखाते हैं वो यूनियन लेवल के, क्योंकि उनको लगता है कि सिमिलर है, एंड नो डाउट सिमिलर है, पर जो पॉइंट्स अलग है ना उनको भी अलग नहीं करके आते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए आपको उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको डिस्टिंक्शन को क्लियरली समझना पड़ेगा, इन आर्टिकल्स को रीड आउट करना पड़ेगा आपको 3 से 4 बार डायरेक्ट स्टैट्यूट से, तब ही वो दिमाग में फिक्स होगा। और जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक कोई गारंटी नहीं है, कि हो सकता है कि कल को नर्वसनेस में आपको चीज गलत लिख दो। ठीक है, तो इसी उसके साथ दिमाग में रखते हुए चीजों को थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए शुरू करते हैं बच्चे आर्टिकल 196 के साथ। देखो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का अगर बेसिक सा फंडा बताऊं, कोई फर्क नहीं है, लगभग लगभग चीजें सेम ही हैं। ध्यान से देखो, जो हमारा आर्टिकल 196 है वो बात करता है इंट्रोडक्शन के बारे में और पास होने के बारे में। किसके बारे में? बिल। अब सभी को पता है बिल का मतलब क्या होता है। कोई भी कानून बनाना होता है तो क्या करते हैं हम, एक दस्तावेज पेश करते हैं सदनों में, वो दस्तावेज होता है, वो कहलाता है क्या? बिल। जब ये बिल पास हो जाता है, गवर्नर की असेंट मिल जाती है, तो ये क्या कहलाता है? कानून, एक्ट बन जाता है। तो ये इसी बिल के इंट्रोडक्शन और पास होने की बात करता है। ये कहता है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़ दिया जाए, मतलब साधारण बिलों की बात करूं तो एक ऐसा बिल जो साधारण है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी दाखिल किया जा सकता है और असेंबली में भी दाखिल किया जा सकता है। मतलब जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, देखो ऐसे समझो, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है जनरल बिल्स, जनरल बिल्स मतलब आम बिल। एक है मनी बिल, मनी बिल मतलब अभी पता चल जाएगा आपको। एक है फाइनेंशियल बिल। अभी हम 216 के अंदर बात कर रहे हैं किसकी? जनरल बिल्स की। और जनरल बिल्स के बारे में सबसे पहली बात हमने क्या सीखी, जहां तक बात इंट्रोडक्शन की है, मतलब बिल को पेश करने की है, बिल पेश किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। ठीक है, ये पहली बात, ये साथ के साथ बनाते चलना। दूसरी बात, कोई भी बिल पास हुआ हुआ नहीं माना जाएगा जब तक दोनों सदन उसके बारे में हामी नहीं भर देंगे, मतलब दोनों एग्री नहीं हो जाएंगे। मतलब ये जरूरी होता है किसी भी आम बिल को पास कराने के लिए कि दोनों सदन उसमें हामी भरें, उसको हाँ करें। केवल असेंबली के करने से नहीं होगा, केवल काउंसिल के करने से नहीं होगा। तो ना केवल इंट्रोडक्शन के बारे में, बल्कि बिल को पास करने के भी बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की लगभग लगभग बराबर पावर्स हैं जनरल बिल्स की सिचुएशंस में। तो इंट्रोडक्शन के बारे में भी और पासिंग के बारे में भी नॉर्मल बिल्स की सिचुएशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है असेंबली में और काउंसिल में। फिर ये जो तीसरी बात है ये बिल्कुल अलग है। ये बात करता है कि बिल कब लैप्स होता है। लैप्स, लैप्स का मतलब क्या होता है? बिल का खत्म हो जाना। देखो बच्चे, हर एक बिल जो पेश किया जाता है किसी भी सदन में, जरूरी नहीं है ना वो कानून बने। उसके ना कानून ना बन पाने की कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि उस पे एग्रीमेंट ना बन पाए, जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि असेंबली भी चाहिए काउंसिल भी चाहिए, दोनों को हाँ बोलना चाहिए। तो अगर किसी ने भी मना कर दिया तो वो नहीं बन पाएगा कानून। एक तो ये नॉर्मल रीजन हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि उस बिल पे चर्चा चल ही रही थी, तब जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई या उसका प्रोरोगेशन हो गया। अब मुझे लग रहा है इन सारे शब्दों में फर्क समझते हो। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? एक सेशन को खत्म करना और
अगले सेशन के लिए छोड़ देना। सदन वही है, खत्म नहीं हुआ है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब सदन खत्म हो जाता है, नए इलेक्शन करा, फ्रेश इलेक्शंस करा। ठीक है, तो ये जो लैप्सिंग वाली सिचुएशन है उसको हमको जज करना पड़ता है कि जब भी कोई, वैसे देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो मैंने आपको बता रखा है कि राज्यसभा की तरह है, परमानेंट बॉडी है, वो तो कभी डिसॉल्व होती नहीं, होती है असेंबली डिसॉल्व। अब हमें ये देखना है कि कब कब ऐसा होता है कि कोई भी बिल जिसके ऊपर शायद सदन में चर्चा चल रही हो या सदन में पेंडिंग हो, किसी में भी दोनों में से, वो कब और कैसी परिस्थिति में लैप्स हो जाता है? असेंबली के डिसॉल्व हो जाने की वजह से लैप्स हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अगर उसको कानून बनाना है तो दोबारा से पेश करना पड़ेगा। ऐसा कब होता है? तो हमारा ये जो चौथा पॉइंट है ये इसी की बात करता है। ये कहता है, एक सेकेंड, मैंने तीसरा पॉइंट नहीं कवर किया। हाँ, अगर सदन का प्रोरोगेशन हो रहा है, प्रोरोगेशन मतलब एक सेशन खत्म हो रहा है और दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। मानो बच्चे मॉनसून सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन के दौरान किसी भी सदन में, काउंसिल में या फिर असेंबली में कोई भी जनरल बिल लाया गया, सदन का जो सत्र था, जो सेशन था, उसमें बहुत ज्यादा काम था करने को, किसी भी वजह से ये जो बिल पेश किया गया था इस पे चर्चा पूरी नहीं हो पाई, तो केवल इस वजह से कि ये सेशन खत्म हो गया है, ये बिल लैप्स नहीं हो जाएगा। कल को जब अगला सेशन आएगा, अगला सत्र शुरू होगा, तो वहीं से चर्चा को कंटिन्यू किया जा सकेगा जहां पे उसको छोड़ा गया था। तो कभी भी प्रोरोगेशन की वजह से, चाहे असेंबली की स्थिति हो चाहे काउंसिल की स्थिति हो, कभी भी कोई भी बिल लैप्स नहीं होता। तो ये तो एब्सोल्यूट रूल है कि प्रोरोगेशन की वजह से कभी भी कोई भी बिल लैप्स नहीं होता। ये तो हो गई प्रोरोगेशन की परिस्थिति। अब आते हैं डिसोल्यूशन की परिस्थिति। अब डिसोल्यूशन तो केवल असेंबली का होता है, काउंसिल का तो हो नहीं सकता। अब डिसोल्यूशन की भी क्या है, मिक्स्ड सिचुएशन है। कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे असेंबली के डिसॉल्व होने की वजह से बिल लैप्स हो जाता है, और कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे असेंबली डिसॉल्व होने की वजह से बिल लैप्स नहीं होता है। तो हमको देखना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई भी बिल है जो पेंडिंग है काउंसिल के सामने और जिसको अभी असेंबली ने पास नहीं किया है, मतलब एक ऐसा बिल जिसको शायद काउंसिल में ही पेश किया गया था और काउंसिल में अभी उसके ऊपर चर्चा पूरी नहीं हो पाई, अभी पेंडिंग है, और असेंबली तक अभी वो पहुंचा ही नहीं है, तो असेंबली से उस बिल का भी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर डिसोल्यूशन हो जाए असेंबली का उस दौरान, तो उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानो बच्चे 1 जनवरी 2021 को फॉर एग्जांपल किसी बिल को पेश किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अभी यह बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही है, असेंबली के पास नहीं गया है, यही चर्चा चल रही है, यही पेंडिंग है। मानो 5 तारीख को, 5 जनवरी 2021 को हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाए, हो सकता है उसका ड्यूरेशन पूरा हो जाए या फिर कोई और दिक्कत हो जाए, कोई और परिस्थिति आ जाए, असेंबली डिसॉल्व हो जाए। तो ये जो 5 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हुई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बिल के ऊपर, अगर वो अभी काउंसिल में ही पेंडिंग था और असेंबली तक पहुंचा नहीं था। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। फिर आता है हमारा क्लॉज 5। अगर ऐसा कोई बिल है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बिल है वो लैप्स हो जाता है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन हो गया उस असेंबली के साथ। तो जैसे ये वाला बिल था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग था, अभी असेंबली तक पहुंचा नहीं था, तो असेंबली के लैप्स होने से उस पर कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। पर मानो मानो 1 जनवरी 2021 को कोई बिल पेश किया गया असेंबली में, किसी में भी कर सकते हैं ना, जनरल बिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली में मानो बिल को पेश किया गया, अभी वो काउंसिल तक पहुंचा नहीं है, ये पहला एग्जाम्पल ले लो कि अभी तक वो काउंसिल तक पहुंचा नहीं है, असेंबली में पेश हो चुका है, असेंबली में चर्चा चल रही है उसके बारे में। तो ऐसी सिचुएशन में मानो 1 तारीख को ये बिल पेश हुआ और 2 तारीख को या 3 तारीख को, जो भी आपको ठीक लगे, ये सदन डिसॉल्व हो गया, तो ये जो बिल है ये लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब क्या है कि ये कल को
जब नया सदन मतलब नई असेंबली चुन के आएगी तो इस बिल को दोबारा से पेश करना पड़ेगा, मतलब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो चर्चा चल रही थी जिस चीज पे, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो बिल असेंबली में ही पेंडिंग था और असेंबली ही डिसॉल्व हो गई। तो उस लॉजिक के आधार पर एक और परिस्थिति होती है जब बिल लैप्स हो जाता है। मानो 1 तारीख को 1 जनवरी 2021 को लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई बिल पेश किया गया और मानो 5 बहुत फटाफट से काम हुआ, 5 जनवरी 2021 को लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस बिल को हामी भर दी, हाँ बोल दी, और ये बिल अब चला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। तो एक ऐसा बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसके ऊपर चर्चा हो चुकी है और लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास भी कर चुकी है, अब वो पेंडिंग है काउंसिल के सामने। अब ऐसी परिस्थिति में मानो 5 तारीख को लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया और जैसे ही ये काउंसिल के पास गया, 6 तारीख को असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो जो बिल है जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया वो लैप्स हो जाएगा। अगेन वही वाली बात, क्योंकि ये असेंबली तो अब रही नहीं। वो देखो, कोई भी काम अगर असेंबली कर रही है किसी भी बिल के मामले में, अगर वो पूरा कानून बन गया है, मतलब अगर पूरा प्रोसेस पूरा हो गया है, फिर तो वो कानून बन जाता है। मानो ये 1 तारीख को यहाँ पे आया, 5 तारीख को असेंबली ने बनाया, 6 को काउंसिल पास कर देती और 7 को गवर्नर का एसेंट मिल जाता और 7 को या फिर 8 को असेंबली डिसॉल्व हो जाती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कानून कानून रहता। पर अगर प्रक्रिया में रहते हुए कोई भी बिल जिसके बारे में असेंबली फैसला ले चुकी थी, जैसे यहाँ पे पास कर चुकी थी या फैसला लेने की प्रक्रिया में थी, अगर ऐसी परिस्थिति में कोई असेंबली डिसॉल्व होती है तो वो बिल लैप्स हो जाता है। तो कल को जब नई असेंबली बन के आएगी तो यू हैव टू स्टार्ट विद फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो दोनों सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशंस में भी जहां पे कोई बिल असेंबली में पेंडिंग होता है और ऐसी सिचुएशन में भी जहां पे भी कोई बिल असेंबली के द्वारा पास कर दिया जाता है, दोनों सिचुएशन में उस असेंबली के डिसोल्यूशन का प्रभाव ये होता है कि वो बिल लैप्स हो जाता है, वो बिल लैप्स हो जाता है। तो हमने अपने आर्टिकल 196 के अंदर बच्चे टोटल 4 बातें समझी हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी जो साधारण बिल है वो दोनों सदनों में से किसी में पेश किया जा सकता है। कोई भी जो साधारण बिल है वो दोनों सदनों की हामी के साथ ही पास किया जा सकता है। तीसरी बात, प्रोरोगेशन की वजह से किसी भी बिल के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो डिसोल्यूशन की कहानी बता रहे थे, मानो 1 जनवरी को बिल आया और 2 जनवरी को प्रोरोगेशन हो गया, मतलब सदन सस्पेंड हो गया, मतलब सॉरी सेशन खत्म हो गया, अगले सेशन की शुरुआत हो गई, होगी कभी भी जब होगी, उसकी वजह से बिल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरा हमने क्या देखा कि प्रोरोगेशन की वजह से कभी बिल लैप्स नहीं होता। और आखिरी, डिसोल्यूशन के बारे में हमने 2 तरीके की सर्कमस्टांसेस पढ़ी। पहली सर्कमस्टांसेस ऐसी जहां पे असेंबली का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था किसी बिल के साथ, ऐसा बिल जो केवल काउंसिल में ही पेंडिंग था, तो वो ऐसा बिल कभी लैप्स नहीं होता है। पर अगर ऐसा कोई बिल है जिसका असेंबली के साथ इंटरेक्शन हो गया था, या तो वो असेंबली में पेंडिंग था या फिर असेंबली उसको पास कर चुकी थी, तो ऐसी परिस्थिति में असेंबली की डिसोल्यूशन का प्रभाव ये होगा कि वो बिल लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चे हमारा आर्टिकल 196 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वो है आर्टिकल 197। अब आर्टिकल 197 जो है ये बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की। पर ये मनी बिल की परिस्थिति नहीं है। देखो, याद करो, यूनियन लेवल पर हर एक परिस्थिति में, चाहे वो साधारण बिल हो, चाहे वो फाइनेंशियल बिल हो, लोकसभा और राज्यसभा लगभग बराबर पावर रखते थे। वो केवल मनी बिल एक ऐसा बिल होता था जिसके अंदर लोकसभा को प्रायोरिटी मिलती थी और राज्यसभा उसको मना नहीं कर सकता था। उस पर ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का समय होता था कि 14 दिन में अगर उसको अपनी बात कुछ कहनी है तो कह दे, वरना वो बिल पास मान दिया जाता था। पर मनी बिल को छोड़ के बाकी की परिस्थिति में राज्यसभा और लोकसभा बराबर के माने जाते थे कि दोनों की हामी होगी तभी बिल बनेगा। पर बच्चे स्टेट लेवल पर ऐसा नहीं है। अब मैं बता रहा था ना कि सिमिलैरिटीज भी बहुत हैं, फर्क भी बहुत है, खासकर राज्यसभा में और काउंसिल में। हमारा ये जो आर्टिकल है 197,
ये मनी बिल की बात नहीं कर रहा, मनी बिल में तो राज्यसभा की भी पावर्स कम है लोकसभा के मुकाबले, ये मनी बिल की बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल परिस्थितियों में बात कर रहा है कि कैसे काउंसिल की पावर को कम रखा गया है। देखो ध्यान से सुनना बच्चे, अगर कोई भी बिल असेंबली के द्वारा पास कर दिया जाता है, ऑब्वियसली पास होगा वो असेंबली के द्वारा, तो उसको काउंसिल भेजेंगे और उसको काउंसिल भेज दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो काउंसिल है जिसके पास असेंबली के द्वारा बिल पास करके भेजा गया है, वो इन तीन परिस्थिति, तीन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शंस को चुनती है। फॉर एग्जांपल, या तो मानो वो जो काउंसिल है वो उस बिल को रिजेक्ट कर देती है, कहती है कि मैं हाँ नहीं करूंगी, सिंपल सा रिजेक्शन। या फिर उस बिल को काउंसिल के पास पहुंचे हुए 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीनों में काउंसिल ने उसके बारे में ना ही हाँ बोली है ना ही ना बोली है, मतलब 3 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। या फिर काउंसिल ने उस बिल को पास तो किया है पर पास करते वक्त उसमें कुछ बदलाव करने की बोली है, कुछ बदलाव किए हैं, और वो ऐसे बदलाव हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हामी नहीं भर रही, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली उसको हानि कर रही उन बदलावों को। लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है कि जिस रूप में मैंने पास किया था उसी रूप में रहना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन अगर बनी, काउंसिल का मना कर देना, या काउंसिल का कोई एक्शन नहीं लेना 3 महीने तक, या काउंसिल का ऐसे बदलाव बताना जिसमें असेंबली एग्री नहीं करती, इन तीनों सिचुएशंस में असेंबली को क्या करना होता है? असेंबली को उस बिल को दोबारा से पास करना पड़ता है, दोबारा से। अब वो जब वो दोबारा से पास करती है तो वो उन अगर बदलाव बताए गए हैं तो उन बदलावों को एग्री भी कर सकती है, उनको डाल भी सकती है और नहीं भी डाल सकती है, दोनों सिचुएशन में, पर दोबारा पास करना पड़ता है। और जब बिल दोबारा पास होता है फिर से वो काउंसिल के पास जाता है। ध्यान से सुनना बच्चे इस प्रोसेस को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दोबारा पास होने के बिल वो दोबारा से काउंसिल के पास जाता है। अब जब दोबारा जाता है काउंसिल के पास, अब काउंसिल की पावर जो है वो बहुत कम होती है। अगर आप दोबारा से दूसरी बार भेजने के बावजूद मानो उस बिल को काउंसिल मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है फिर से दूसरी बार भी, या फिर अब 1 महीना निकल गया, पहले कितना था 3 महीने, 1 महीना निकल गया है और काउंसिल ने उसको ना ही हाँ बोला है ना ही ना बोला है, या फिर से जो काउंसिल है उसमें कुछ बदलाव बता रही है जिसको असेंबली एग्री नहीं कर रही, मतलब मानो असेंबली ने जब दोबारा पास किया तो उन बदलावों को नहीं इंक्लूड किया जो काउंसिल चाहती थी, तो काउंसिल तो फिर से बोलेगी कि मेरे को तो बदलाव चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति अगर दोबारा बन रही है कि काउंसिल रिजेक्ट कर रही है या 1 महीने तक एक्शन नहीं ले रही है या फिर बदलाव बता रही है जो असेंबली को स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान से पढ़िएगा, ये जो बिल है ये मान लिया जाता है कि वो पास हो गया और इसको पास हुआ माना जाएगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में उसको किसने पास किया? लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था दूसरी बार। जिस फॉर्म में लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को पास किया था दूसरी बार, वो उसी फॉर्म में कानून बन जाएगा। मतलब काउंसिल ने हां नहीं बोली, उसके बावजूद कोई बिल कानून बन गया। ऐसा राज्यसभा के साथ नहीं हो सकता बच्चे। नॉर्मल बिल्स में राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। राज्यसभा जब तक हाँ नहीं बोलेगी कोई कानून नहीं बन सकता, मनी बिल को छोड़ के। पर स्टेट लेवल पर यह बहुत बड़ा फर्क है। जब आर्टिकल 196 बोलता है कि कोई भी कानून बनेगा तो दोनों सदनों की सहमति से बनेगा, तो काउंसिल की सहमति का मतलब ये है कि काउंसिल को पहली बार मौका दिया जाएगा और वो पहली बार रिजेक्ट भी कर सकती है, बदलाव भी बता सकती है, पर अगर उसके बावजूद असेंबली उसको दोबारा पास करके उन बदलावों के साथ या बिना बदलावों के भेजती है, फिर चाहे काउंसिल कुछ भी करे, चाहे स्वीकार करे, चाहे रिजेक्ट करे, चाहे अमेंडमेंट बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
स्वीकार करेगी तो भी वो बिल बनेगा, अस्वीकार करेगी तो भी वो बिल बनेगा, 1 महीने तक कुछ नहीं करेगी तो भी वो बिल कानून बनेगा, और अगर कुछ नए बदलाव बताएगी जो असेंबली को स्वीकार्य नहीं है तो भी वो बिल बनेगा। मतलब दूसरी बार जब बिल भेजा जाता है काउंसिल के पास, तो काउंसिल क्या करती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उस बिल के कानून बनने पर, वो कानून बन के ही रहेगा। इट इज ओनली द फर्स्ट टाइम जब काउंसिल उसको रिजेक्ट कर पा रही है। तो काउंसिल किसी भी साधारण बिल को कानून बनने से डिले कर सकती है, उसमें देरी लगा सकती है, पर अगर असेंबली ने सोच लिया है कि किसी बिल को कानून बनाना है तो काउंसिल रोक नहीं सकती। अगर असेंबली उसको दोबारा पास कर देगी उसके मना करने के बाद या बदलाव बताने के बाद, काउंसिल अपनी पूरी पावर खो देती है। फिर उसके पास भेजा जाना केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाँ कर रही है या ना, दोनों ही परिस्थितियों में वो बिल पास हुआ माना जाएगा। ये बच्चे बहुत बड़ा फर्क है हमारी राज्यसभा में और हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बहुत बड़ा फर्क है। तो आप इस क्लास को खत्म होने के बाद खुद से इस आर्टिकल 197 को धीरे धीरे ध्यान से जरूर रीड आउट करिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये मनी बिल की परिस्थिति नहीं है, मनी बिल की तो मैं बात आगे बताऊंगा। ये बात कर रहे हैं साधारण बिलों की। साधारण बिलों के बारे में भी काउंसिल केवल डिले कर सकती है, कानून बनने से रोक नहीं सकती। तो आप आर्टिकल 196 के क्लॉज 2 को समझ के कंफ्यूज मत हो जाना कि काउंसिल बराबरी की पावर रखती है असेंबली के साथ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हमको थोड़ा सा बच्चे यहां पर दिमाग भी अपना खोल के रखना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अगली परिस्थिति पे, और अगली परिस्थिति कौन सी बनती है? अगली परिस्थिति बनती है बच्चे, एक सेकेंड, यह हो गया हमारा आर्टिकल 197, सेकंड टाइम पास हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी मनी बिल, अब आते हैं हम अगले आर्टिकल पे, और अगला आर्टिकल है 198। अब ये जो आर्टिकल 198 है, ये है जो बात करता है मनी बिल की। ये आर्टिकल है जो बात करता है मनी बिल की। 197 साधारण बिल की बात कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। मनी बिल में वो जो हमने 196 के क्लॉज 1 के अंदर बात पढ़ी ना, कि कोई भी कानून है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी, लोकसभा राज्यसभा कह रहा हूं, असेंबली या काउंसिल किसी में भी पेश किया जा सकता है। मनी बिल के बारे में वो कानून नहीं लगता है। मनी बिल केवल और केवल असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कभी भी काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो काउंसिल तो पहले से ही परेशान है, उसकी पावर्स को छीन लिया गया 197 के अंदर, 198 उसे और परेशान कर रहा है। ये तो खैर यूनियन लेवल पे भी है कि मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में पेश होता है, उसको सेम का सेम वैसे लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर कोई भी मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास कर दिया जाता है और उसको काउंसिल के पास भेजा जाता है, तो काउंसिल के पास केवल और केवल रिकमेंडेशंस देने की पावर है, उसको हां या ना करने की पावर नहीं है। और ये जो रिकमेंडेशन देने की प्रक्रिया है, ये उसको बिल पहुंचने के, बिल ट्रांसमिट होने के 14 दिन के भीतर करनी होती है। अगर वो 14 दिन तक ऐसा नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली ये बिल मान लिया जाता है कि वो मनी बिल उसी फॉर्म में पास हो गया जिस फॉर्म में असेंबली ने पास करके भेजा था। अगर वो रिकमेंडेशन देते हैं 14 दिन के अंदर, फिर असेंबली की मर्जी है कि उन रिकमेंडेशंस को कानून के अंदर इंक्लूड करना है या नहीं, मतलब उन रिकमेंडेशन के अनुसार कानून में कोई बदलाव करना है या नहीं। अगर वो बदलाव करते हैं तो वो मनी बिल कानून बन जाएगा उन बदलावों के साथ, और अगर वो बदलाव नहीं करते हैं तो वो मनी बिल कानून बन जाएगा बिना उन बदलावों के। ठीक है, तो दोनों सिचुएशंस हो सकती है। असेंबली की है, फाइनल से असेंबली की है कि रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सेम है बच्चे, यूनियन लेवल पे भी मनी बिल का सेम प्रोसेस है।
लोकसभा के पास सेम पावर है अगेंस्ट दी राज्यसभा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करती है तो अमेंडेड फॉर्म में, और अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करती है तो बिना किसी बदलाव के। ठीक है, और अगर 14 दिन के अंदर वापस नहीं किया तो मान लिया जाता है कि वो दोनों सदनों के द्वारा पास हो गया। अब ऐसे समझो, बड़ा ध्यान से देखना बच्चे मैं क्या कह रहा हूं। आपको अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली का रिलेशनशिप समझना है तो उसको दो कॉन्टेक्स्ट में समझना है, जिसमें पहला कॉन्टेक्स्ट है जनरल बिल्स का, नॉर्मल बिल्स का। नॉर्मल बिल्स के बारे में जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास पावर्स तो हैं बट दे आर लिमिटेड, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, मैटर को डिले कर सकते हैं। कि पहली बार जब देखो, जब भी कोई साधारण बिल असेंबली के द्वारा पास का होने के बाद जब वो काउंसिल के पास जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं। चार काम कर सकती है काउंसिल। पहला वो कर सकती है कि यस कह दे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ बदलाव नहीं चाहिए, ऐसा ही बिल पास करना है। मना कर दे, सीधा खड़ा मना कर दे, अमेंडमेंट बता दे कि ये बदलाव चाहिए, या फिर कुछ करे ही ना, नो एक्शन ले। ये चार सिचुएशंस हो सकती हैं जब भी असेंबली के द्वारा बिल बन के बिल पास होकर काउंसिल के पास जाता है। देखो, अगर काउंसिल हाँ बोल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो वो बिल बनी जाएगा, बिल जो है कानून बनी जाएगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। यहाँ पे तो काउंसिल ने अपनी इज्जत बचा ली हाँ कह के। पर अगर काउंसिल इन तीनों में से कोई रास्ता चुनती है, और नो एक्शन का मतलब 3 महीने की टाइम लिमिट है पहली बार में, इन तीनों में से कोई रास्ता चुनती है तो वो क्या कर रही है, बिल को कानून बनने से नहीं रोक रही, वो ज्यादा से ज्यादा डिले कर रही है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, असेंबली को उस बिल को दोबारा से पास करना पड़ेगा। अब दोबारा से जब असेंबली पास करेगी, हो सकता है वो बदलावों को माने ना माने, उसकी मर्जी है। पर एक बार जब बिल दोबारा पास हो जाएगा फिर से असेंबली के पास आएगा, फिर से काउंसिल के पास आएगा, और फिर से आएगा काउंसिल के पास, फिर से उसके पास चार ऑप्शन होंगे कि वो हाँ बोल सकती है, मना कर सकती है, अमेंड कर सकती है, और नो एक्शन ले सकती है। अब अवधि हो जाती है 1 महीने की। जब दोबारा बिल आता है और काउंसिल के पास ये चार ऑप्शन होते हैं, यहां पर बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काउंसिल क्या कह रही है। अगर वो हाँ कह रही है तो बहुत अच्छा है, अगर वो ना कह रही है तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अमेंडमेंट बता रही है और असेंबली को स्वीकार नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रही है 1 महीने के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों ही परिस्थितियों में वो जो बिल दूसरी बार पास किया गया है असेंबली के द्वारा, उसी स्थिति में वो कानून बन जाता है। तो केवल एक बार की पावर है। अब इसी को मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में कवर करते हैं। जहां तक बात मनी बिल की है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर थी जनरल बिल के नेचर में कि वो डिले कर सकती थी, वो पावर भी उससे छीन ली जाती है। मनी बिल में काउंसिल की केवल इतनी सी पावर होती है कि वो रिकमेंडेशन दे सकती है, क्योंकि उसमें इंट्रोड्यूस तो हो नहीं सकता। तो कोई भी बिल है, अगर वो मनी बिल है तो असेंबली से पास होके ही उसके पास आएगा, तो वो रिकमेंडेशन दे सकती है। और रिकमेंडेशन देने के लिए भी उसके पास केवल 14 दिन का समय होता है, इससे ज्यादा काउंसिल को कुछ नहीं करना। अगर वो रिकमेंडेशन देती है और 14 दिनों के अंदर देती है, असेंबली की मर्जी है कि उसको स्वीकार करे या ना करे, दोनों ही परिस्थितियों में करे या ना करे, वो बिल कानून बन जाएगा। अगर 14 दिन तक काउंसिल ऐसा कुछ भी नहीं करती है, उस परिस्थिति में भी वो बिल कानून बन जाएगा। तो यहां पर ये डिले वाली टैक्टिक्स थी ना, कि पहले 3 महीने तक अगर जवाब नहीं देंगे तो डिले कर लेंगे, या फिर मना कर देंगे तो दोबारा बिल पास करना पड़ेगा, समय लगेगा, फिर से 1 महीना मिल जाएगा, तो कम से कम डिले कर देते थे। तो कभी भी अगर लड़ाई हो जाती है काउंसिल में, असेंबली में, कभी ऐसा हो जाता है कि काउंसिल में दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स ज्यादा है, असेंबली में दूसरी पार्टी सपोर्टर्स ज्यादा है, तो स्टेट लेवल पर वो ऐसे टैक्टिक्स अपना के डिले कर सकते थे मामले को। और मनी बिल में उनके पास वो भी पावर नहीं है। तो एक्चुअल में अगर हम रियलिटी देखें, ये कहना बहुत गलत है कि राज्यसभा और काउंसिल एक बराबर हैं या एक जैसे हैं। देखने में एक जैसे हैं वो ऊपर ऊपर से, जब हम उनके कंटेंट को एनालाइज करते हैं, राज्यसभा कंपैरेटिवली बहुत पावरफुल है। जनरल बिल्स के मामले में तो उसकी पावर बराबर है लोकसभा के,
फाइनेंशियल बिल्स के मामले में वो केवल मनी बिल की परिस्थिति है जहां पर राज्यसभा से पावर छीनी गई है, पर काउंसिल की हालत तो बहुत बुरी है, फिर वो चाहे जनरल बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो, चाहे मनी बिल हो, सब जगह उसकी हालत खराब। ठीक है, एंड दिस कम्स आउट ऑफ दिस आर्टिकल 198। अब मुझे जल्दी से बताओ आप लोग कि अभी तक समझ में आ रहा है? 196, 197 समझ में आया? 198, आर वी ऑल क्लियर अबाउट दीस थ्री आर्टिकल? सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। क्लियर है? दिमाग में बच्चे बनाते चलना, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते चलना, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। चलो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब अगला जो हमारी कहानी का पहलू है वो पहलू है कि मनी बिल का मतलब क्या होता है। अब देखो हमने 198 के अंदर ये तो समझ लिया कि मनी बिल की परिस्थिति में काउंसिल के पास पावर नहीं है, केवल रिकमेंडेशन देने की पावर है, उसके लिए भी 14 दिन है। पर कौन से बिल को हम मनी बिल बोलते हैं? तो जो डेफिनेशन आपको याद होगा हमने आर्टिकल 108 के अंदर पढ़ी थी, द सेम डेफिनेशन हमारी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में भी है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अगर आपने उस समय पे याद कर ली थी तो वो यहां पे भी काम आ जाएगी। बस इतना सा याद रखो कि मनी बिल एक ऐसा बिल है जो केवल इन मैटर्स से डील करता है, ये सब्जेक्ट केवल, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल इन सब्जेक्ट मैटर से डील करता है। एक बार क्विकली आपको रीड आउट कर देता हूं। किसी भी टैक्स का लगाना, हटाना, कम करना, बदलना, रेगुलेट करना, अगर इस बारे में कोई बिल है, केवल इस बारे में, तो वो मनी बिल कहलाता है। किसी भी तरीके का उधार लेना, किसी भी तरीके की गारंटी देना, किसी भी तरीके का बदलाव करना जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को ऊपर की नीचे करे किसी भी राज्य की, आगे अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मनी बिल। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है और कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, उसकी कस्टडी के मामले में कोई भी नियम बनाना, कोई भी कानून बनाना, क्या है? मनी बिल है। पैसे को निकालना, एप्रोप्रिएट करना, इसके बारे में कोई भी बिल बनाना, मनी बिल है। जो एप्रोप्रिएशन बिल पास होते हैं वो मनी बिल होते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी खर्चा के बारे में घोषणा करना कि वो खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उठाया जाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से उठाया जाएगा, या ऐसे किसी भी खर्चे का अमाउंट बढ़ाना, ये एक मनी बिल है। किसी भी अकाउंट का रिसीट जिसका खर्चा कंसोलिडेटेड फंड पे हो, पब्लिक अकाउंट्स पे हो स्टेट के, मनी बिल है। और कोई भी ऐसी चीज जो इनसे इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल का मतलब इनसे जुड़ी हुई है, बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड है, वो भी मनी बिल कहलाती है। तो मनी बिल की पहचान ये है कि उसका सब्जेक्ट मैटर या तो इनमें से कोई एक, दो, तीन, जो भी है, इन्हीं में से होगा। ये जो ए टू लेके जी तक हमने पॉइंट पढ़े हैं, इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट मैटर है या एक से ज्यादा, इनसे बाहर का कोई नहीं। अगर इनसे बाहर का भी कोई सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड हो जाएगा फिर वो मनी बिल नहीं रहता बच्चे, वो बन जाता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल की बात खासियत क्या होती है कि उसमें वो भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं जो मनी बिल के हैं, और वो भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं जो जनरल बिल के हैं। तो फाइनेंशियल बिल को ऐसे समझ सकते हो, मनी बिल प्लस जनरल बिल इज इक्वल टू फाइनेंशियल बिल, क्योंकि इसमें दोनों तरीके के सब्जेक्ट मैटर आ जाते हैं। मनी बिल केवल ये वाले जो हमने पढ़े अभी ए से लेके जी तक, केवल केवल इनसे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, ये फर्क होता है। कभी भी कोई भी कानून जो फाइन के बारे में, कानून, एक सेकेंड बच्चे, कोई भी अगर नियम है, कोई भी लॉ है जो फाइन के, इंपोजिशन ऑफ फाइन की बात कर रहा है, देखो ध्यान देना, मनी बिल की जो डेफिनेशन मैंने आपको बढ़ाई उसके अंदर क्या शब्द इस्तेमाल करा गया था, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया था? टैक्स। देखो टैक्स, अगर कोई भी परिस्थिति है जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का फाइन लगाया जा रहा है, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरीके की पेनल्टी लगाई जा रही है पैसे से जुड़ी हुई, ये मनी बिल की कैटेगरी में नहीं गिरेंगे। अगर कोई कानून है जिसके तहत फाइन लगाया जाना है या कोई भी पेकुनरी पेनल्टी इंपोज की जानी है, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मनी बिल। वो यहां तो फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में गिरेगा या जनरल बिल की कैटेगरी में गिरेगा। मनी बिल का क्या है एजेंडा? टैक्स, नॉट फाइन्स, नॉट पेनल्टीज।
ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी टैक्स है, भले ही वो टैक्स है, पर अगर कोई लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाया जा रहा है लोकल पर्पसेस के लिए, लोकल अथॉरिटी के द्वारा लोकल पर्पसेस के लिए, मतलब लगा भी लोकल अथॉरिटी रही है और उसका पर्पस भी है कि वो लोकल सब्जेक्ट मैटर्स के लिए ही खर्चा किया जाएगा, तो ऐसा टैक्स भी किसी कानून को मनी बिल नहीं बताता, वो भी फाइनेंशियल बिल या जनरल बिल कहलाएगा। तो ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो देखने में लग सकती हैं कि मनी बिल जैसी हैं, पर है नहीं। एक तो फाइन और पेनल्टी वाली, और एक ऐसे टैक्स वाली जो लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाया जा रहा हो लोकल पर्पसेस के लिए। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कभी भी सवाल उठा कि कोई भी बिल को मनी बिल माना जाना चाहिए या नहीं, देखो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जीएसटी के टाइम पे बहुत बड़ा ये सवाल उठा कि जीएसटी मनी बिल है या नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा कानून बहुत क्लियर है, वो कहता है कि स्पीकर का फैसला, क्योंकि असेंबली के ही कंट्रोल में है ना, इसलिए हमने स्पीकर को पावर दी है, स्पीकर का फैसला किसी भी बिल के बारे में कि वो मनी बिल है या नहीं, वो फैसला फाइनल होता है। तो अगर आपको स्पीकर की ऐसा कोई कानून ढूंढना है जहां पे आपको दिखे कि स्पीकर रियली पावरफुल है, सबसे पावरफुल है, इवन मोर देन दी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता उसको, उसके लिए स्पीकर बनना पड़ेगा। जो स्पीकर देखो जब भी कोई बिल मनी बिल होता है ना, तो उस बिल के ऊपर स्पीकर अपने नोट्स ऊपर लिखता है, उसके पीछे ऊपर कि ये मनी बिल है, और उस पर हस्ताक्षर करता है, मोहर लगाता है। तो अगर स्पीकर ने किसी बिल पे वो कर दिया है तो वो मनी बिल ही माना जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो फाइनल है। और जब भी कोई मनी बिल असेंबली से पास होके काउंसिल की रिकमेंडेशन सुनने के बाद गवर्नर के पास पहुंचता है, पहुंचेगा ना, आखिरी रास्ता तो वही है। तो जब भी वो गवर्नर के पास पहुंचता है उसकी असेंट के लिए, तो जो स्पीकर साहब हैं वो अपने उस बिल के साथ, मनी बिल के साथ एक सर्टिफिकेट को भेजते हैं, जिस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होता है कि ये बिल एक मनी बिल है। तो जब गवर्नर के पास भी भेजा जाता है मनी बिल उनके असेंट के लिए, तो वहां पे भी बताया जाता है कि ये बिल एक मनी बिल है, ऐसा सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है स्पीकर। तो स्पीकर का ना केवल फैसला फाइनल है, बल्कि वो एक सर्टिफिकेट भी इशू करता है, जिसके साथ ही उस बिल को गवर्नर के पास भेजा जाता है पास होने के बाद। ठीक है। तो ये सब बच्चे लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 199 के अंदर। ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, व्हाट इज अ मनी बिल, जो मैंने आपको ए से लेके एफ कैटेगरी तक बताया। कोई भी फाइन और पेनल्टी मनी बिल नहीं होती, कोई भी ऐसा टैक्स जो लोकल अथॉरिटी के द्वारा लोकल पर्पसेस के लिए है वो मनी बिल को रिजल्ट नहीं करता। स्पीकर का फैसला फाइनल होता है और स्पीकर सर्टिफिकेट के साथ ही उस बिल को गवर्नर के पास भेजता है। ठीक है, ये 199 है। अब देखो बच्चे आर्टिकल 200, ये जो आर्टिकल 200 है बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपने हल्का सा ध्यान दिया हो तो मैंने कई बार पहले भी इस आर्टिकल 200 की रेफरेंस ली है, क्योंकि आर्टिकल 200 के अंदर बच्चे हम बात नहीं करते असेंबली की, हम बात नहीं करते काउंसिल की, हम बात करते हैं गवर्नर साहब की। और जैसा मैंने आपको शुरू में बोला कि असेंबली और लोकसभा तो लगभग लगभग सिमिलर हैं, पर काउंसिल और राज्यसभा अलग है। ऐसे ही प्रेसिडेंट और गवर्नर भी काफी हद तक अलग है। तो जैसे हमने अलग अलग और फर्क समझा काउंसिल और राज्यसभा के बीच का, अब आर्टिकल 200 के अंदर हम फर्क समझते हैं कि प्रेसिडेंट की और गवर्नर की पावर्स कैसे अलग होती हैं जब उनकी बिल को असेंट देने की पावर होती है। देखो यूनियन लेवल पे जब भी कोई बिल लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है तो कहां जाता है, प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब को उसको असेंट देते हैं। ऐसा ही सेम प्रक्रिया स्टेट लेवल पे भी होती है कि कोई भी बिल जब पारित हो जाता है दोनों सदनों से, तो फिर वो जाता है गवर्नर के पास और गवर्नर साहब उनको असेंट देते हैं। पर प्रेसिडेंट साहब के पास जो पावर है किसी बिल को असेंट देने के बारे में, और गवर्नर साहब के पास जो पावर है बिल को असेंट देने के बारे में, वो बहुत अलग है। और अलग ही नहीं हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए सरप्राइजिंग भी हो सकता है।
गवर्नर की पावर ज्यादा बड़ी है, ज्यादा ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कोई खास पावर नहीं है एसेंट के बारे में, वो बना रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उसमें कुछ खास नहीं है। पर गवर्नर के पास ऐसी पावर्स हैं जो वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के उसके बिना एड और एडवाइस के एक्सरसाइज कर सकता है, और एसेंट देने को डिले कर सकता है या मना कर सकता है। ये बच्चे आर्टिकल 200 के अंदर लिखा है, इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना। तो आर्टिकल 200 बात करता है असेंट ऑफ बिल्स के बारे में। अगर कोई भी बिल है जो असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया है, और अगर कोई ऐसा स्टेट है जिसमें असेंबली और काउंसिल दोनों हैं, तो असेंबली और काउंसिल दोनों के द्वारा पास कर दिया गया है, अब क्या होगा, वो गवर्नर के पास जाएगा। जब गवर्नर के पास कोई बिल जाता है तो गवर्नर के पास क्या होती है चॉइस? गवर्नर के पास पहली चॉइस तो ये होती है कि वो हाँ बोल दे कि ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं, मैं अपनी स्टैंप लगाता हूं और ये बिल कानून बन गया। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो अपने हाँ देने से मना कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है असेंट को। उसके पास तीसरा ऑप्शन भी है जो हमारे प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ नहीं है। वो उस बिल को ना ही हाँ बोलेगा ना ही ना बोलेगा, वो उसको उठा के रख लेगा प्रेसिडेंट साहब की कंसीडरेशन के लिए, कि मैं इस बिल को प्रेसिडेंट साहब को दिखाऊंगा, और फिर जो भी फैसला होगा वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। पर इसके साथ साथ ये तीन तो मैंने बता दिए ना, कि वो हाँ बोल सकता है, कोई जवाब ही ना दे, विदहोल्ड कर ले अपनी असेंट को, प्रेसिडेंट साहब के कंसीडरेशन के लिए रख ले उस बिल को। एक और है चौथा। चौथा है कि वो उस बिल को वापस कर सकता है सदनों को, और वापस करते वक्त एक मैसेज लिख सकता है। उस मैसेज के अंदर लिखेगा कि उसे क्या लगता है कि इन बिल्स के साथ क्या बदलाव किए जाने चाहिए। तो अगर कोई गवर्नर ऐसा कर रहा है कि कोई बिल उसके पास एसेंट के लिए आया था, उसने एसेंट नहीं दी, उसने उल्टा उस बिल को वापस कर दिया विद अ मैसेज जिसमें वो बता रहा है कि उसको क्या लग रहा है कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है सदनों की कि वो उस मैसेज को कंसीडर करें जिसको गवर्नर साहब ने लिख के भेजा है, और देखें उनकी फिजिबिलिटी जो गवर्नर साहब बता रहे हैं। और अगर उन सब बातों को कंसीडर करने के बाद अगर दोनों सदन या एक ही सदन है तो एक ही सदन उस बिल को दोबारा से पास कर देता है, चाहे तो उन बदलावों के साथ जो गवर्नर साहब ने बताए थे, चाहे बिना उन बदलावों के, यहां पर गवर्नर साहब के पास जब दोबारा उनके पास आता है ना बिल दोबारा पास होके, फिर गवर्नर साहब के पास कोई पावर नहीं होती है, फिर तो गवर्नर साहब को हाँ ही बोलनी पड़ती है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी है। प्रेसिडेंट के पास हम उसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी बिल को जो उनके पास एसेंट के लिए आया है, वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं हाउसेस के पास। पर अगर हाउसेस उसको वापस पास करके दोबारा भेजते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, तो उनको हाँ ही बोलनी पड़ती है। ऐसा ही गवर्नर के साथ है कि गवर्नर एक बार वापस कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है, पॉइंट्स ऑफ रिकंसिडरेशन भी बता सकता है, पर अगर उसको दोबारा पास कर दिया गया विद और विदाउट दोज रिकमेंडेशंस जो बताए थे गवर्नर साहब ने, फिर तो उनको हाँ ही बोलनी पड़ती है। पर अदर देन दिस गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वो डायरेक्टली पहली बार में ही हाँ बोल दे, या फिर ये भी पावर है कि वो उस बिल को कंसीडरेशन के लिए रख ले प्रेसिडेंट साहब के, कि प्रेसिडेंट साहब इसको कंसीडर करेंगे। अगर वो ऐसा करता है, अगर कोई भी गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट साहब की कंसीडरेशन के लिए लगता है, तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया होगी,
वो लिखी हुई है आर्टिकल 201 के अंदर। इसी को साथ में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, एग्जाम में भी साथ में लिखना है। तो कहानी वही कंटिन्यू हो रही है कि किसी भी बिल को कंसीडरेशन के लिए रख लिया है गवर्नर ने, और वो प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंच गया है। अगर वो बिल प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंच गया है तो ऐसी परिस्थिति में प्रेसिडेंट साहब के पास भी टोटल 3 चॉइसेस होती हैं। या तो उस बिल को जो गवर्नर साहब ने रखा था उनकी कंसीडरेशन के लिए, उस बिल को बोल दे कि ठीक है बिल, कोई परेशानी नहीं है, हाँ बोल दे प्रेसिडेंट। या फिर वो अपनी असेंट को विदहोल्ड भी कर सकता है। विदहोल्ड के बारे में क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। या फिर प्रेसिडेंट साहब उस बिल को वापस भी भेज सकते हैं, और वापस भेजते वक्त उसमें कोई एक मैसेज भी लिख सकते हैं जिसमें वो बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है कि इस बिल में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। वही जो गवर्नर कर रहा था, कि मतलब वो कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट। यहां पे कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट। पिछले में कौन दे रहे थे? गवर्नर। वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि ये बदलाव होने चाहिए इस कानून के अंदर। तो अगर प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे कुछ पॉइंट्स भेजे हैं तो दोनों सदनों की, अगर दो हैं, अगर एक सदन है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। और उनके पास 6 महीनों का समय है बस। गवर्नर में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहां पे प्रेसिडेंट साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो 6 महीनों का समय है बस। 6 महीनों के समय के अंदर उन्हें उन बिल्स को रिकंसीडर करना पड़ेगा, मैसेज गवर्नर प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशंस के आधार पर। अगर वो सदन दोबारा इस बिल को पास कर देते हैं, चाहे तो उन रिकमेंडेशंस को स्वीकार करके जो प्रेसिडेंट साहब ने बताई, चाहे उनको बिना स्वीकार करे, तो ऐसा कानून दोबारा पास होने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। दोबारा डायरेक्टली, दोबारा गवर्नर को उसको कंसिडर रखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। पर यहां पर क्या होगा? गवर्नर की सिचुएशन में क्या होता था कि अगर गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए बोलता था और सदन उसको दोबारा पास कर देते थे, तो फिर तो गवर्नर मजबूर हो जाता था कि उसको अब हाँ ही बोलनी पड़ेगी। पर अगर प्रेसिडेंट साहब ऐसा कर रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट साहब ऐसा कर रहे हैं और वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, और वो बिल दोबारा से पास होके आ रहा है विदाउट अमेंडमेंट्स, तो उसमें प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकेंगे वो कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, सस्पेंस में छोड़ दिया है। कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट साहब मजबूर होंगे उसको हाँ बोलने के लिए। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि इस बात के बावजूद कि कोई बिल दोबारा पास कर दिया गया उन सदनों के द्वारा, फिर भी प्रेसिडेंट साहब मजबूर नहीं है उसको हाँ बोलने के लिए। उनके पास वही पावर्स रहेंगी जो पावर्स थी जब वो बिल पहली बार उनके पास आया था। मतलब वो उसको हाँ भी बोल सकते हैं, या फिर से वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं। पेंडिंग रखने का मतलब ये होता है विद होल्डिंग दी एसेंट, कि ना ही हाँ बोल रहे हैं ना ही ना बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनी जहां पे प्रेसिडेंट साहब की रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया गवर्नर साहब ने किसी भी बिल को, तो वो कानून नहीं बन पाएगा। वो कानून नहीं बन सकेगा जब तक प्रेसिडेंट साहब उस बिल को हाँ नहीं बोल देंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके अमेंडमेंट्स माने गए या नहीं माने गए। तो बहुत बड़ा फर्क है आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 201 में। तो दोनों को मैं कंक्लूड करके बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी बिल जब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों से पास होके आता है, अगर दोनों सदन हैं, और गवर्नर की एसेंट के लिए आता है, तो गवर्नर के पास बच्चे टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है कि गवर्नर हाँ बोल दे कि बिल बढ़िया है, ये सबसे आसान प्रक्रिया है, कानून वहीं के वहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि वो अपने असेंट को विदहोल्ड कर ले, मतलब कोई जवाब ही ना दे। ठीक है। तीसरा है
कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट साहब की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर ले, कि मैं प्रेसिडेंट साहब के पास भेजूंगा और वो देखेंगे कि ये बिल सही है या नहीं। ठीक है। और चौथा है कि वो उस बिल को वापस कर दे सदनों को कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। अगर बिल को हां बोल दी है तो कोई बात नहीं, अगर बिल को रोक लिया है तो भी कोई बात नहीं, अगर बिल को प्रेसिडेंट्स की कंसिडरेशन के लिए रख लिया है उसके बारे में 201 में पढ़ेंगे अभी, और अगर बिल को वापस भेज दिया है रिकमेंडेशन के साथ, इसको देखते हैं। अगर बिल को वापस भेजा रिकमेंडेशंस के साथ गवर्नर ने, तो सदनों को दोबारा से उस बिल पे चर्चा करनी पड़ेगी उन रिकमेंडेशंस के आधार पर सदन अभी भी मालिक हैं अपने बिल के, जरूरी नहीं है कि वो उन रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करें। किसी भी परिस्थिति में वो रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करें या ना करें, उनको उस बिल को दोबारा पास करना पड़ेगा, मतलब वो प्रक्रिया फिर से पूरी करनी पड़ेगी। पर अगर उन्होंने पूरी प्रक्रिया को फिर से, मतलब बिल को पास करके विद और विदाउट रिकमेंडेशन दोबारा से गवर्नर साहब के पास भेजा, तो यहां पे गवर्नर साहब अपनी असेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकेंगे। तो जो उनकी असेंट की विदहोल्ड करने की पावर थी ना, मतलब रोके रखने की पावर थी ना, वो उनसे छिन जाती है। अब उनके पास केवल दो ऑप्शन रह जाते हैं। देखो, रिकंसिडरेशन के लिए तो वो भेज चुके एक बार, तो अब उनके पास दो ऑप्शन है। या तो वो बिल, उस बिल को हामी बोल दें, एसेंट कर दें, या फिर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब प्रेसिडेंट साहब की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लें। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर साहब के हाथ बच जाते हैं और मोस्ट लाइकली उनको हाँ ही बोलनी पड़ती है। कुछ परिस्थितियों में वो प्रेसिडेंट साहब की कंसिडरेशन के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अगर गवर्नर हाँ बोलता है तो बढ़िया, विदहोल्ड करता है असेंट को तो बढ़िया, अगर वापस भेजता है रिकमेंडेशंस के साथ तो भी बढ़िया, हाँ बोलेगा दोबारा पास होने पर, या फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखेगा, या फिर डायरेक्टली पहली बार में ही कोई रिकमेंडेशन वगैरह खुद ना भेजे, डायरेक्टली ही प्रेसिडेंट साहब के लिए रिजर्व कर ले। तो इन दोनों सिचुएशन में, जब दूसरी बार आने पर प्रेसिडेंट साहब के लिए रिजर्व कर रहा है या पहली बार में ही रिजर्व कर रहा है, इन दोनों परिस्थितियों में लगता है आर्टिकल 201। और आर्टिकल 201 वो सारी पावर्स जो गवर्नर एक्सरसाइज कर रहा था 200 के अंदर उस कानून के बारे में, वो सारी पावर प्रेसिडेंट को देता है। देखो बच्चे, है वो राज्य लेवल का कानून, पर फिर भी पावर्स कौन एक्सरसाइज कर रहा है? प्रेसिडेंट। करनी चाहिए गवर्नर को, कर कौन रहा है? प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके लिए रिजर्व किया है किसने? गवर्नर ने। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? जब प्रेसिडेंट साहब के पास ये ऐसा बिल भेजा जाएगा जिसको रिजर्व किया था गवर्नर ने, प्रेसिडेंट साहब के पास भी चॉइस है कि प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे। या तो उस बिल को हाँ बोल दे, अगर हाँ बोल देते हैं तो सबसे अच्छा है, उससे आसान क्या होगा। उनके पास भी पावर है कि वो अपने असेंट को विदहोल्ड कर दे, ना हाँ बोले ना बोले। तीसरा, उनके पास भी पावर है कि वो उस बिल को वापस कर दें उस हाउसेस को, अपने मैसेज के साथ, अपनी रिकमेंडेशंस के साथ। अगर प्रेसिडेंट साहब पहला रास्ता अपनाते हैं तो बढ़िया है, कानून बिल वहीं का वहीं बन जाएगा। अगर विद होल्ड कर लेते हैं तो भी बढ़िया है कि वो अटक जाएगा बिल, वहीं का वहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। परेशानी है तीसरे वाले में। अगर उन्होंने तीसरा रास्ता चुना और उस बिल को वापस भेजा रिकमेंडेशंस के साथ, तो दोनों सदनों की फिर से जिम्मेदारी हो जाती है कि वो 6 महीनों के अंदर उस पर फिर चर्चा करें उन रिकमेंडेशंस के अनुसार। अगर वो दोबारा से चर्चा करने के बाद उस बिल को फिर से पास कर देते हैं और पास करके प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देते हैं, तो यहां पर जब दोबारा आएगा पास होने के बाद, तो फिर प्रेसिडेंट के पास अब 3 नहीं, अब 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या है प्रेसिडेंट साहब की? कि वो उस बिल को हाँ बोल दें। और दूसरी चॉइस क्या है? कि वो अपनी असेंट को विदहोल्ड कर ले। ये 2 चॉइस रह जाती हैं। गवर्नर की तो असेंट को विदहोल्ड करने की पावर छीन ली थी जब दूसरी बार बिल पास होकर आया था, पर 201 ने प्रेसिडेंट की इस पावर को नहीं छीना। प्रेसिडेंट अब भी दूसरी बार पास होने के बाद भी उस बिल को अपने पास पेंडिंग रह सकता है, मतलब कानून बनने से रोक सकता है, गवर्नर नहीं रोक सकता। गवर्नर ने अगर रिकमेंडेशन भेजी और बिल पास होके आ गया वापस, अब वो नहीं रोक सकता। अब या तो वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दे या फिर हाँ बोल दे, उसके पास यही 2 ऑप्शन रहते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है प्रेसिडेंट की पावर में और गवर्नर की पावर में, एज फार एज द कंसिडरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर बिल इज कंसर्न। ठीक है, तो इस तरीके से, इस आधार पर आपको इस टॉपिक को, इस सिचुएशन को समझना चाहिए। तो एक बार मैं ग्राफिकल फॉर्म में बता दे रहा हूं, तो आप अपने नोट्स में लिख लेना। तो किसी भी बिल का क्या सफर होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, मानो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बिल पास हुआ, पहुंचा वो गवर्नर के पास,
जब वो बिल गवर्नर के पास पहुंचा, वो उसको बिल को हाँ बोल देगा, विद होल्ड कर लेगा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा, या फिर प्रेसिडेंट साहब की लिए रिजर्व कर लेगा। गवर्नर के पास ये चार ऑप्शन है। इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, तो वो बिल वापस से कहां जाएगा? असेंबली और काउंसिल के पास, वापस से लौट के असेंबली और काउंसिल उसको फिर से पास करेंगे। और जब वो फिर से पास होके आएगा, तो उसकी ये पावर तो चली गई, क्योंकि उसने एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, ये पावर भी चली जाती है। अब वो विद होल्ड भी नहीं कर सकता। अब उसके पास या तो ये पावर है कि वो हाँ बोले, या प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करे। पर मानो जब उसके पास पहली बार बिल आया था, वो ये वाला ऑप्शन नहीं चुनता है, ना ही ये वाला ऑप्शन चुनता है, ना ही ये वाला ऑप्शन चुनता है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेता है। तो चाहे दूसरी बार आने पे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया हो, चाहे पहली बार में ही रिजर्व कर लिया हो, तो कहानी कहां चली जाती है? आर्टिकल 201 के अंदर। और जब प्रेसिडेंट की बारी होती है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो या तो उस बिल को हाँ बोल दे, सबसे बढ़िया है, या फिर उस बिल को विद होल्ड कर ले, रोक ले, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। हाँ करता है तो बढ़िया, विद होल्ड करता है तो बढ़िया। अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, तो वो बिल लौट के असेंबली और काउंसिल के पास आएगा, असेंबली और काउंसिल के पास आएगा। वो उन रिकमेंडेशंस को देखेंगे 6 महीनों के अंदर। अगर वो उस बिल को पास करते हैं दोबारा विद और विदाउट रिकमेंडेशंस, वो वापस जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब जब वो वापस से जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो अब रिकंसिडरेशन तो उसने करा लिया, अब उसके पास ये दो चॉइस रहती है कि वो या तो हाँ बोल दे या विद होल्ड कर दे। जैसे गवर्नर की विद होल्ड करने की पावर छिन जाती थी जब दूसरी बार पास होके आता था, प्रेसिडेंट की ये पावर नहीं छिनती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, दिस इज हाउ इट गोज। एक सवाल बहुत उठता है कि कब और कैसे कभी भी कोई गवर्नर, इनफैक्ट गवर्नर किन आधारों पर किसी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करता है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या गवर्नर जब ये फैसला लेता है कि उसे किसी बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, क्या वो फैसला अपनी खुद की डिस्क्रिशन के आधार पर एक्सरसाइज करता है, या फिर वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एक्ट करता है? तो बच्चे, जब भी कोई गवर्नर एसेंट करता है बिल को, या विदहोल्ड करता है, और कुछ परिस्थितियों में जब रिकंसिडरेशन के लिए भी भेजता है, इन तीनों स्थितियों में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एड और एडवाइस पे काम कर रहा होता है। पर जब भी वो बिल को प्रेसिडेंट साहब की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करता है, यहां पे वो अपनी डिस्क्रिशन पे एक्सरसाइज करता है, अपनी मन मर्जी से। भले ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ भी कहते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बिल प्रेसिडेंट के सामने रखा जाए। तो यहाँ पे वो अपनी मन मर्जी से काम को करता है, ऐसी कोई पावर प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं है। ऐसे जब कंसिडरेशन के पास रखने के पास बाद कोई बिल प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट साहब इन तीनों में से जब भी किसी भी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हाँ बोलने की, चाहे विदहोल्ड करने की, चाहे रिकंसिडरेशन की, अब वो किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो यूनियन लेवल के हैं, जो यूनियन में सरकार है, उनकी एड और एडवाइस पे काम कर रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट बच्चे हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे ही काम करता है। पर गवर्नर इस परिस्थिति में जब वो प्रेसिडेंट साहब के लिए रिजर्व कर रहा है, वो एड और एडवाइस पे काम नहीं करता, बल्कि उनके खिलाफ काम करता है, उनकी एड और एडवाइस के खिलाफ काम करता है, खुद के डिस्क्रिशन पे ये फैसला लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए कई बार सवाल उठता है कि क्या ये गवर्नर की एब्सोल्यूट पावर है या इसके कुछ आधार हैं। वैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके बारे में हमारी कुछ सहायता नहीं करता, पर एक पॉइंट है जो लिखा हुआ है आर्टिकल 200 के अंदर, आखिरी पॉइंट है कि अगर कोई भी ऐसा बिल बनाया जा रहा है, पास किया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के द्वारा, जो हाई कोर्ट की पावर्स पे प्रभाव डाल रहे हैं, हाई कोर्ट की पावर्स को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे बिल को गवर्नर के लिए जरूरी होता है कि वो प्रेसिडेंट साहब की असेंट के लिए रिजर्व करे ही करे। ये मैंडेटरी हो जाता है गवर्नर साहब के लिए। तो ऐसा कोई भी बिल जो हाई कोर्ट की पावर्स के साथ डील करता है, ऐसे बिल को तो रिजर्व करना ही पड़ता है, वो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वहां पे भी गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसको करना ही करना है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया। इसके अलावा ऐसे बहुत ज्यादा इंस्टांसेस देखने को नहीं मिलते हैं। कब किस बिल को रिजर्व करा जाना है प्रेसिडेंट साहब के लिए, ये पूरी तरीके से गवर्नर साहब का फैसला होता है, और वो अपनी समझदारी से, अपनी चालाकी के हिसाब से वो फैसले को लेते हैं।
ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ में आया सभी लोगों को? आर वी ऑल क्लियर? वाई टाइप करेंगे बच्चे, समझ में आया कि सर घूम गया? बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, टू डिटेल्ड। तो हमेशा आर्टिकल 200 और 201 को साथ में समझना, ठीक है। अब देखो एक बात तो है कि इतनी सारी बातें हैं, हर एक बात को याद रखना, दिमाग में बिठाए रखना, नॉट इजी, ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी इजी। तो इसके लिए बच्चे एक ही चारा है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो एक ही फंडा है कि कोई किताब विताब पे ज्यादा भाव मत दो। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा बड़ी सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। आप बस उसको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना वो पक्का होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज भी ऐसी है कि वो बैठ जाती है दिमाग में, जैसे सीआरपीसी आईपीसी वगैरह की लैंग्वेज है ना, कभी कभी परेशान करती है, ये आपको परेशान नहीं करेगी। इसको आप जितनी बार पढ़ोगे, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा है। बच्चे ऐसे मत पूछो आर्टिकल 199 का 2 क्या है, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, व्हाट इज दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, ऐसे पूछो क्या बात नहीं समझ में आई है आपको। तब समझ में आता है कि बच्चे कहां पे अफेक्ट कर रहा है। 19 ऐसे पूछते हो ना, जैसे 199 2 का बता दो, दैट मीन्स कि वो रिपीटेशन करना पड़ेगा मुझे ब्लैंकली, है ना। क्या बात नहीं समझ में आई, क्या दिक्कत आ रही है? ये तो हमने यूनियन लेवल पे भी बात की थी। नहीं नहीं नहीं, चीटिंग कर रहे हो आप। यूनियन लेवल पे मैंने बताया मनी बिल की डेफिनेशन में क्यों रिपीट करूं, ये तो मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया था। मनी बिल का फंडा बड़ा सिंपल होता है बच्चे, मनी बिल का फंडा बस इतना सा है, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बस उनको याद करना है। कोई भी सब्जेक्ट मैटर अगर उसमें गिर रहा है तो वो मनी बिल है। और जो सबसे जो जिस पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा क्लॉज 2 पे, उसमें एक्सक्लूजन दिए गए हैं। उसमें बोला गया है कि कोई भी फाइन, अरे फाइन और टैक्स में फर्क होता है ना, किसी चीज को हम फाइन बोल रहे हैं, किसी चीज को टैक्स बोल रहे हैं, दोनों जगह पैसा, बट कंसेप्चुअली दोनों डिफरेंस है ना, डिफरेंट है ना। पेनल्टी, पेनल्टी और टैक्स में डिफरेंस होता है ना, तो वो मनी बिल का सब्जेक्ट मैटर नहीं होते। ठीक है, कभी भी फाइन और कभी भी पेनल्टी, चाहे वो यूनियन लेवल का स्टेट लेवल का कुछ भी, दैट विल नेवर फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। जहां तक बात दूसरे एक्सक्लूजन की है, दूसरा एक्सक्लूजन टैक्स से ही डील करता है, पर उसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है, क्योंकि वो एक ऐसा टैक्स है जिसका इस्तेमाल, जिससे आने वाले पैसे का इस्तेमाल केवल लोकल पर्पसेस के लिए किया जा रहा है। इसलिए हमको जरूरी नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऐसा टैक्स है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा नहीं रहा, उसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जा रहा। ये तो ऐसा है कि लोकल लेवल पे हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसको लोकल लेवल पे ही खर्च कर दे रहे हैं, तो कहीं पे रिजर्व नहीं हो रहा, तो उसका कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो फॉर दैट रीजन टैक्स होने के बावजूद उसको हम मनी बिल के डेफिनेशन में नहीं डाल रहे हैं। तो दोनों के पीछे हल्का हल्का सा लॉजिक है, वो आपको रिपीटेटिवली उसको पढ़ोगे याद करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बार फाइनली बता दो सभी लोग, अभी ऑल क्लियर, जल्दी से बताओ सभी लोग, समझ में आया है? आर्टिकल 201 तक सभी को बात समझ में आई है? एक एक बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। सभी, एक एक बच्चा मतलब एक एक बच्चा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सबका नाम मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। सबको समझ में आया है? अब वो जो मैंने बताया रिवाइज जरूर करना, ठीक है, एक बार उसको रिवाइज करोगे तो और पक्का हो जाएगा। चलो, अब अगली जो हमारी क्लास है 9 बजे से आर्टिकल 202 से शुरू करेंगे। प्रोसीजर वाली बात हमने समझ ली है, अब और डिटेल में जाएंगे, डिस्कस करेंगे। चिंता मत करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस कुछ चीजें होती है ना, बच्चे टाइम लेते हैं, ऑन दी फर्स्ट इंप्रेशन वो इतने अच्छे से नहीं बैठती हैं, बट उसको आप रिपीटेडली करते रहते हो तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। 9 बजे टाइम पे आ जाना, टाइम पे क्लास शुरू कर दूंगा। बाय बाय।